सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि समय की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? मुझे तो इतना पता है कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा जो करती है वो ठोस में करती है। क्या ये ठोस है? नहीं। वायु ठोस है? निर्वात ठोस है? नहीं साथियों, इस्पात ठोस होता है और ये इसी में सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो पता कौन सा तत्व है? वो हाइड्रोजन तत्व है जो ब्रह्मांड में पाया जाता है और ये सबसे हल्का है और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, गैसों का एक निश्चित आयतन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। गैसों का निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है, नहीं साथियों। गैसों का निश्चित आकार होता है, ये भी गलत है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, ये बिल्कुल सही है। गैसों को जैसा ढालना चाहो वैसे ढल जाती है, उसको कंप्रेस भी हो सकती है, जिस आयतन में उसको करना चाहो हो जाती हैं। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसको ही हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो किनको किनको जीवाश्म ईंधन के रूप में माना जाता है? देखिए, कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, पेट्रोलियम को भी कहा जा सकता है, प्राकृतिक गैस को भी कहा जा सकता है, लेकिन जलाऊ लकड़ी को नहीं कहते। हम नहीं कहते तो यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि किसे तरल सोना कहा जाता है, मुझे बताइए। कोयले को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को, परमाणु ऊर्जा को। तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम को ही साथियों तरल सोना कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ये सवाल इसमें से कोई एक सवाल साथियों आ सकता है। उसके बाद देखिए, कहने के रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए इनमें से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बिस्मेथ होता है, बिस्फेट होता है या सल्फोनेट होता है? मैं कहूंगा सल्फोनेट होता है। कपड़े को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट होता है साथ उसका नाम सल्फोनेट है। अगला देखिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता वो क्या होता है? वो कौन सा जल होता है? वो खारा जल होता है। कैसा? वो जल खारा जल होता है जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं दे पाता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए चैडविक के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम रॉबर्ट जे ओपेनहीमर है और रॉबर्ट जे ओपेनहीमर के द्वारा ही एटम बम का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्ल बेंडा इनका नाम है और कार्ल बेंडा ने ही साथियों ये शब्द दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम है। आंसर आपका बी होगा। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो उड़न लोमड़ी पता किसको कहा जाता है साथियों? चमगादड़ को कहा जाता है उड़न लोमड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? अगर आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आपको गीदड़ बताना है। गीदड़ जो है ना, इसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद किस रक्त का होता है जीव, बताइए। इसका रक्त सफेद होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे कि जो तिलचट्टा होता है ना, तिलचट्टा, इसका रक्त जो होता है वो लाल नहीं होता है साथियों, सफेद होता है। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अमीनो अम्ल को अक्सर शर्करा के निर्माण के खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, ये कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन? मैं कहूँगा प्रोटीन शब्द यहाँ पर आएगा, क्योंकि अमीनो अम्ल को अक्सर प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला देखिए, विटामिन बी आमतौर पर दुग्ध उत्पादों में मौजूद नहीं होता है। मतलब किसमें नहीं मौजूद होता है? मत्स्य उत्पादों में, कुक्कुट उत्पादों में, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। कहूंगा विटामिन बी12 की अगर बात करें तो ये वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो घाव भरने के लिए विटामिन सी भी साथियों आवश्यक होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी कि किससे हमें विटामिन ए मिलता है? सेब से, पपीते से, अमरूद से या साथियों आम से? तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो आम जाएगा, आम के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई की अगर हम बात करें, ताड़ के तेल से, नारियल के तेल से, गेहूं अंकुर के तेल से या सरसों के तेल से? तो मैं जवाब जो लगाऊंगा वो गेहूं अंकुर का तेल लगाऊंगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाई जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? यानी कि पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन? मैं कहूंगा टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन है। आंसर आपका डी होगा। दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीटोसिन है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं साथियों।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? तो स्टेरॉइड कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, आप लोग याद रखेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? यानी कि आंत के अंगों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है साथियों? वो आपका कहलाता है स्प्लांक्नोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्द के बारे में साथियों आप लोग याद रखेंगे। आंत के अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्प्लांक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो मैं कह सकता हूं बड़ी आंत। यानी कि आहार नली का कौन सा अंग? तो आहार नली का जो बड़ी आंत है, ये जो पचे हुए भोजन है ना, अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, फेफड़ों के बीच इनमें से कौन पाया जाता है? तो फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन पाया जाता है साथियों? थाइमस पाया जाता है। थाइमस जो है ना, फेफड़ों के बीच ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधारित रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये केरल ने ये काम किया है। केरल आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक साथियों पारित किया है? तो पता है ये किस देश ने किया? ये फ्रांस देश ने किया है। फ्रांस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? तो पता कहां तैनात किया है साथियों? विशाखापट्टनम में तैनात किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं। आंसर आपका बी होगा। कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? तो ओक के जंगलों की अगर हम बात करते हैं साथियों, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। ये भी आपको याद रखना है। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस, इसको किस राज्य में खोजा गया है? तो इसको तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है? तो मैं कहूंगा गुजरात राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। अगला देखिए, किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये नींव कहां पर रखी गई है? मैं कहूंगा त्रिपुरा में ये नींव रखी गई है। आंसर आपका सी होगा। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो क्या आपका जवाब हो सकता है? वियतनाम आपका जवाब होगा। यानी कि यूनेस्को ने वियतनाम देश की विरासत और शिक्षा के लिए 7,40,000 की सहायता की राशि दी है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सवाल कह रहे कि ALPINE को 171 लिखा जाता है और SPRING को 83 लिखा जाता है, तो CAPITAL को क्या लिखा जा सकता है? अब हमें लॉजिक सबसे पहले ये निकालना है कि ये 171 कैसे हुआ है। शायद ऐसे हुआ है, देखिए A 1 पर आता है, L 12 पर आता है, P 16 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है और E 5 पर होता है। एक काम करिए, इन सबको सबसे पहले टोटल करिए कितना होता है। देखिए 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 और 5 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 और 9 27 हो जाएगा, तो 27 रहा। और 14 और 16 ये भी जोड़ लीजिए, 14 और 16 यहाँ पर सातों हम लोग जोड़ लेते हैं। अब इसको देखिए कितना बैठ रहा है, ये 17 और 3 4 5 57 सातों ये बैठ रहा है। अब 57 से साथियों 57 से यहां पर अगर बात करें ना, तो 171 कैसे बनाए 57 से, ये सबसे बड़ा यहां पर सवाल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 57 का 3 गुना कर दोगे तो 171 आ जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 और 2 17, देखिए आ गया 171। यानी कि इन सब की गुणा जो कराना है वो 3 से साथियों कराना है, ठीक है। अब इसको देखिए स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर। इनको सबसे पहले योग करिए तो ये 14 और 7 21, 21 और 9 30 बैठ जाएगा, ठीक है ना। 30 और 18 कितना हो जाएगा 40 और 48, यानी कि 48 16 और 19 कितना होता है, तो इसको प्लस कर लीजिए। 15 और 23 आपका हो जाएगा 6 7 8 58, यानी कि 83 आ जाएगा। तो 83 की भी साथियों क्या 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9 3 24 आ जाएगा, यानी कि 249 आएगा। 249 तो सातों यहां पर है नहीं तो यहां पर अगर बात करें सातों, देखिए यहां पर 3 से गुणा कराएगी। क्यों 3 से गुणा कराई, ऐसा तो नहीं सातों। देखिए ए आई और ई, यानी कि यहां पर 3 वॉवेल है तो 3 से गुणा करा दी गई। यहां पर कितने वॉवेल, यहां पर सातों एक और क्या, एक ही तो सातों वॉवेल है यहां पर, है ना। तो 1 से ही गुणा कराएंगे, यानी कि इनका योग बैठ रहा था 83, तो 1 से गुणा कराएंगे तो 83 ही आ जाएगा। इसलिए तो नहीं सातों 83 यहां पर आया है। अब इसको देख लेते सातों, जो इस वाले को देखिए
सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, पी 16 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है, ए 1 पर और एल 12 पर होता है। इसको जरा प्लस कीजिए, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 और 29 हो गया, 29 49 हो जाएगा, 49 50 50 60 और 62, यानी कि यहां पर कितना हो गया सातु, 62 हो गया है। 1 2 3 3 वॉवेल है तो 3 से इसकी गुणा करा दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और 18 186 आ रहा है। अगर 186 ऑप्शन में है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और बिल्कुल 186 ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें समय ज्यादा लगता है और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बहुत कम समय लगता है, तो एवरेज आपका समय बहुत आराम से सातु बैठ जाता है। ठीक है ना। चलिए तो कह रहे हैं कि मड वाटर कहा जाए, मड को वाटर कहा जाए, वाटर को हीट कहा जाए, हीट को गैस कहा जाए, गैस को एयर कहा जाए, एयर को फायर कहा जाए, तो मछलियां कहां तैरती हैं? भाई साहब मछलियां वाटर में तैरती हैं और वाटर को यहां पर क्या कहा गया है? हीट कहा गया है। तो हीट आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथू अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और साथू बताइए आपका जवाब क्या हो। कह रहे कि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र जो है ना वो सोनिका का पिता है, तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा? ये सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है और इसको साथों अगर आप करना है तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। देखिए जितना मैं आपसे कह रहा हूं बस आप उतना करते जाइए, आंसर आप ला दोगे। कहने के देखिए मेरी बहन की सास का, अब मेरी बहन, मैं यहां पर अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूं, आपको सोचना है बाकायदा। अगर मेरी बहन की सास का जिक्र किया गया है तो आपको रियल में अपनी बहन की सास के बारे में सोचना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे बिना पेन के। ठीक है ना। देखिए मेरी बहन की सास, आप अपनी तरफ सोच लो, मैं अपनी तरफ सोच लेता हूं। मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र कौन होंगे? भाई साहब मेरे जीजा जी होंगे। मेरी बहन की जो सास है उनका इकलौता पुत्र कौन होगा? जीजा जी होंगे। तो इकलौता पुत्र जो है ना, यानी कि जो मेरे जीजा जी हैं वो सोनिका के पिता हैं। सोनिका के पिता हैं तो सोनिका मेरी कौन हो जाएंगी? सोनिका सातु मेरी भांजी हो जाएंगी। सोनिका के पिता है। फिर से देखिए मेरी बहन की सास के इकलौते पुत्र जो है वो सोनिका के पिता हैं, यानी कि सोनिका मेरी भांजी हुई, जो इकलौता पुत्र है वो मेरे जीजाजी हुए। कह रहे कि सोनिका के दादा, सोनिका के दादा कौन हुए? मेरी भांजी के दादा कौन हुए? मेरी बहन के ससुर। कौन हुए सातु? मेरी बहन के ससुर। सोनिका के दादा यानी कि मेरी बहन के ससुर का, यानी कि मेरी बहन के ससुर का मेरी बहन से क्या रिश्ता होगा? तो बताए वो तो बहू और ससुर का संबंध हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरी बहन क्या कहेंगी सोनिका के दादा को? तो वो तो ससुर कहेंगी। ससुर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बिना पेन के भी साथों आप इस टाइप के सवालों को बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए साथों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साक्षी विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि वो कहां पर है? वो पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा से अपने घर से चलना आरंभ करती है और एक चौराहे पर जाती है, यानी कि वो यहां से चलना आरंभ करती है और यहां पर एक चौराहे पर साथी वो जाती है। ये चौराहा होगा, ये वाला ये चौराहा होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि चौराहे पर पहुंच जाती है, उसके बाईं ओर सड़क पर एक सिनेमा घर है, यानी कि उसके बाईं ओर यहां पर एक सिनेमा घर होगा। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अच्छा सिनेमाघर पर जाकर समाप्त हो जाती है वो सड़क और उसके सामने और अस्पताल, यानी कि वो इधर जा रही ना तो इसके सामने और अस्पताल साथों यहां पर होगा अस्पताल। ठीक है। उसके बाद कहने के बताइए विश्वविद्यालय, भाई साहब एक दिशा बाकी है, विश्वविद्यालय जाहिर सी बात है इधर को ही होगा, दाईं तरफ होगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि बताइए विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है? तो विश्वविद्यालय उसके उत्तर की दिशा में है, तो उत्तर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि पासे के 6 फलकों पर ए बी सी डी ई एफ वर्ण है। ठीक है। ई के विपरीत पर कौन सा वर्ण होगा? ई कहां पर है? सबसे पहले देखिए तो ई आपको यहां पर दिख रहा है, ई के विपरीत पूछा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा लेटर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? ई के आजू बाजू क्या है? ए है, बी है। अब देखिए ए और बी अगर कहीं और मिल रहे हैं एक साथ तो आपका काम साथी हो जाएगा। ए और बी कहीं और देखिए यहां पर है, नहीं यहां पर साथों ए और बी आपको मिल चुके हैं, तो ए बी और ए बी, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला सी हो जाएगा। तो कुल मिला के ई का विपरीत पूछा गया है, ई का विपरीत साथों सी हो जाएगा और सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे, उनकी मेज केंद्र की ओर है, उनकी पीठ में मेज की केंद्र उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। समझ गए? ठीक है। अभी तक जो करते थे वो सभी का मुंह जो होता था वो साथियों केंद्र की तरफ होता था, लेकिन अब केंद्र की तरफ नहीं है, अब साथियों बाहर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 लोग साथियों यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब सवाल में हम देखते हैं मनोज, सीमा और नीतू के बीच में है। अभी इसको स्किप करिए क्योंकि हम नहीं सटीकता से बैठा पाएंगे इस वाली लाइन को। इसको देखिए अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसको सातों लिख लीजिए। सीमा को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, यहाँ पर कहीं पर बैठा दीजिए। मान लीजिए सीमा यहाँ पर बैठ गई। कहा गया है सभी का मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है, इस तरफ इनका मुंह होगा, यानी कि सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? अजय है, यानी कि अजय यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद अब वो लाइन सॉल्व करिए जिसमें अजय या सीमा में से किसी एक का जिक्र आ रहा हो। यहाँ पर सीमा का जिक्र है, कह रहे कि सीमा और नीतू के बीच में मनोज बैठा है, तो सीमा और नीतू के बीच में कौन बैठेगा? सीमा और नीतू के बीच में मनोज बैठेगा।
ठीक है, सीमा और नीतू के बीच में मनोज बैठा दिया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, यानी कि कविता यहाँ पर नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है ये जगह बची है, कविता यहाँ पर आएंगी। तो अब सिर्फ विजय बचे हैं, विजय यहाँ पर बैठ जाएंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। सीमा कहाँ पर है, यहाँ पर। सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर साथियों दाईं तरफ विजय है, तो विजय आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए कहने की एक पंक्ति में अतुल का स्थान बाईं ओर से 70वां है तथा भुवनेश का स्थान दाईं ओर से 15वां है। यदि भुवनेश अतुल के बाएं बैठा है और इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक पंक्ति में अतुल का स्थान बाएं ओर से, मान लीजिए साथियों ये बाएं ओर से क्या है ना, बाएं ओर से 70वें स्थान पर है। 70वें स्थान पर है कौन, है ना, अतुल, ठीक है, तो अतुल यहां पर हो गया। अच्छा उसके बाद कहा जा रहा है कि भुवनेश का स्थान दाएं ओर से 15वां है और भुवनेश जो है ना ये अतुल के बाएं बैठा है, यानी कि अतुल के इस तरफ बैठा होगा यहां कहीं पर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर हम बात करें एक सेकंड, भुवनेश अगर मान लीजिए यहां से बैठा, वैसे ये एक साथ है, अतुल के बाएं तरफ बैठेगा, यानी कि भुवनेश की अगर बात करें तो भुवनेश यहां पर बैठेगा और भुवनेश यहां पर तो बैठेगा। फिर से पढ़िए, अतुल का स्थान बाएं ओर से 70वां हो गया, भुवनेश का स्थान दाएं ओर से 15वां, यानी कि ये इधर आता है, तो इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो ये 15वें स्थान पर आता है। भुवनेश और अतुल के बाएं बैठा, अतुल के बाएं बैठा है भुवनेश, हो गया। इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अब मेन चीज यहां से आप लोग देखना स्टार्ट करिए। इधर कितने साथियों, इधर अगर बात करें इधर कितने, ये 70वां है ना, और इधर बात करते ये 16वां हो जाएगा, ये 15वां हो जाएगा, ये 17 16 और 15 15 14 13, ठीक है ना, 13, ये 13 हो गया, ठीक है ना। अब 13 के बाद साथियों इधर को कितने लोग बचेंगे, 13 के बाद इधर को 12 लोग बचेंगे, 12 लोग बचेंगे, ठीक है। तो ये भी देखिए अगर बात करते हैं 12वें नंबर पर है और ये इधर से भी साथियों 12वें नंबर पर है, यानी कि ये इसके नंबर पर है। तो अगर हम इधर को देखें तो इधर हमें 11 लोग मिल रहे हैं और इधर अगर बात करते हैं इधर हमें 15 लोग मिल रहे हैं, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, टोटल लोग साथियों ये 26 हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस पंक्ति में कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे साथियों। एक बार और इसको देखिएगा, मेरी मानिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बताइएगा, मैं आपको अगले सवाल में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। खैर वैसे मैंने पूरी तरीके से समझाया, समझने वाली बात है, अगर ध्यान से समझ रहे होगे तो समझ जाओगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 4 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 128 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए इतना पता है कि अगर हम यहाँ पर 4 से 11 पर जाएं तो कितना बढ़ेगा साथियों, 7 बढ़ेगा। 11 से 30 पर जाएं साथियों 19 बढ़ेगा, और 30 से 67 पर जाएं तो 37 बढ़ेगा, और 67 से 128 पर जाएं साथियों तो कितना बढ़ेगा, 61 बढ़ेगा साथियों। यहाँ पर कितना बढ़ेगा ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर 7 से 19 हो गया साथियों, कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, और 19 से 37 हुआ है साथियों 18 बड़ा है, और 37 से 61 हुआ है मैं कहूँगा साथियों 24 बड़ा है। यहाँ पर कितना बढ़ेगा, अब देखिए इन सब का गैप जो है वो 6 आ रहा है, तो इनका भी गैप 6 आएगा, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जैसे 7 में 12 जोड़ा तो 19 है, 19 में 18 जोड़ा 37 है, 37 में 24 जोड़ा 61 है, 61 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों 91 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 में 7 जोड़ा था 11 आया था, 11 में 19 जोड़ा तो 30 आया, 30 में 37 जोड़ा 67 आया, 67 में 61 जोड़ा 128 आया, तो 128 में ये वाला नंबर जोड़ेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो 219 आया है, 219 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 84 14 12 81 18 9, तो 88 और 11 से यहां पर जो नंबर बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम इसको भाग कर दें, क्या कर दें भाग, 12 5 60, 12 12 6 72, 12 7 84, 7 आ गया। अच्छा ये देखिए ये 7 का डबल है, 9 की अगर भाग कराए साथियों 9 से, 9 नीम 81, आप देखिए ये 9 का डबल है, तो 11 8 88 होता है, तो 8 का डबल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 16 यहाँ पर आ जाएगा, और 16 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आपके सवाल का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सरकारी नोटों से पता चलता है कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा। अच्छा सरकारी नोटिस, एक सरकारी नोटिस आया उससे पता चलता है, उसमें लिखा है कि अगले महीने से सभी को आयकर इनकम टैक्स देना होगा, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, ठीक है ना। तो अब साथियों यहाँ पर आपको 2 धारणाएं दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी धारणा सही है कौन सी गलत है। सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, देखिए इस वजह से, जरूरी नहीं इस वजह से आयकर मांगा जा रहा है कि सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, हो सकता है कोई और वजह हो, तो यहाँ पर तो ये वजह करे, इसलिए ये आपका गलत माना जाएगा। देश के लोग अमीर हो गए हैं, इस वजह से क्या आयकर उनसे मांगा जा रहा है, देश के लोग अमीर हो गए, ये भी कोई ऐसी मेन वजह नहीं है, तो कोई इसमें से सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन होगा वो आप लोग को साथियों लगा देना है।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो। कहा जा रहा है कि 8250 रुपए की एक राशि है, ये 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है, ठीक है ना। तो वार्षिक ब्याज दर आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने क्या क्या आपको दे रखा है। आपको मूलधन दे रखा है जिसको हम पी मानते हैं, कितना दे रखा है 8250 दे रखा है। आपको समय दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों, आपको समय यहाँ पर 5 वर्ष का दे रखा है। आपको साधारण ब्याज भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2475 रुपए का दे रखा है। आपसे दर पूछी जा रही है। दर क्या होती है साथियों, दर को हम लोग आर कह सकते हैं, रेट कह सकते हैं। तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, उस सूत्र की मदद से आप कर सकते हैं। कभी भी अगर आपसे क्या पूछा जाए, दर पूछी जा रही है यानी कि आर पूछी जा रही है, तो आपको साधारण ब्याज रखना है, गुणा 100 रखना है, अपॉन में क्या रखना है, बचा क्या, देखिए एक पी बचा और एक टी बचा, तो पी गुणा टी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाई चांस मान लीजिए दर भी दे रखी है, साधारण ब्याज भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, मूलधन आपसे अगर पूछा जाए तो यहां पर आपको मूलधन रखना है, और यहां पर मूलधन नहीं फिर रखना हो क्योंकि यहां पर आ गया, और यहां पर क्या रखेंगे, दर रखेंगे। तो कुल मिला के जो आपसे पूछा जाए वो आप यहां पर रखेंगे, बाकी दो चीजें जो होंगी वो नीचे में आपको गुणा कर देना है। पी आर टी होती है तीन चीजें, साधारण ब्याज तो दे रखा होगा अगर इन तीनों में से कोई चीज पूछी जा रही है। तो खैर देखिए आर बराबर साधारण ब्याज कितना है 2475 है, गुणा आपका 100 हो जाएगा, अपॉन में मूलधन कितना है, पी कितना है 8250 है, और समय कितना दे रखा है 5 दे रखा है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका बहुत आराम से आ जाएगा। सबसे पहली बात, इस जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से अगर हम लोग कट करें इसको तो 5 कम 5, 5 छंग आपका 30, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ऊपर आपका क्या रहेगा, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुणा आपका क्या चल रहा है, ये 2 चल रहा है, फिर से 5 से कट करिए, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 11 से कट होगा, 11 तियाँ और 11 नीम हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 18/3 आ गया, 3 छंग 18। मैं कहूँगा दर कितनी निकलेगी, 6% की दर निकलेगी, और 6% की दर कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियों को, अच्छा नीरज दो दूरियां तय करता है, एक 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा कहा जा रहा है जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है इसको ये 1 घंटे में ही तय कर लेता है, और जो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है इसको 5 घंटे में तय करता है। तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति बताइए। औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो, सूत्र क्या होता है साथियों औसत गति का या औसत चाल का, है ना। गति बराबर क्या होता है साथियों, कुल दूरी यहां पर रखेंगे हम लोग क्योंकि औसत गति पूछा गया है, तो कुल दूरी कितनी होगी और कुल समय लगने वाला साथियों कितना होगा, कुल समय कितना होगा। ये दो चीजें आपको अगर पता है तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए कुल दूरी कितनी है, दो दूरियां चलता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यानी कि 10 + 20 30 किलोमीटर की तो कुल दूरी हो गई। कुल समय देखिए 1 घंटा + 5 घंटा यानी कि 6 घंटे का समय हो गया, तो 6 पंजे आपका आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि गति कितनी निकलेगी साथियों, गति आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, यह बहुत शानदार सवाल है साथियों। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए, यानी कि एक वस्तु है इसको हमने 450 रुपए में खरीदा। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 480 है। यदि पहली वस्तु को पता है खरीदा है कितने में 480 में, दूसरी वस्तु को बेचा है 480 में ही बेचा है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि कितनी होगी। इसके लिए दो वस्तु हैं आपको, तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, उसको जोड़ देना होगा। उसके बाद दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, उसको जोड़ देना होगा। यानी कि अब आपके पास दोनों वस्तुओं को कुल मिला के कितने रुपए में खरीदा गया है ये बात की जानकारी है, दोनों वस्तुओं को कुल मिला के कितने रुपए में बेचा गया है इस बात की जानकारी है। बेचा गया है में से माइनस कर दीजिएगा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिएगा, आपको साथ हानि पता चल जाएगी। अच्छा हानि है तो फिर विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहां पर दे रखा है कितना है 480 है। अच्छा यहां पर अगर बात करें अब दूसरी वस्तु का, ये तो हो गई पहली वस्तु, दूसरी वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करें तो कैसे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरी वस्तु को 480 रुपए में बेचा गया है, लेकिन यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। तो 20% की हानि हुई यानी कि 80% में ये वस्तु गई होगी, तो 80% में अगर गई है तो कितने रुपए में गई है 480 रुपए में गई है। तो इसका क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है, 100% की वैल्यू निकालिए। 80% की वैल्यू आपको दे रखी है, 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 80 अगर नीचे कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, 100 से गुणा कर दोगे 100% की वैल्यू हो जाएगी। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 45 8 छंग आपका 48, तो कुल मिला के ये 60 × 10 600 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 480, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 600 है। देखिए अब हम लोग अगले स्टेप की बात करेंगे, है ना। चलिए
तो अब ये क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। अब हम पहली वस्तु का क्या ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। पहली वस्तु का, एक सेकंड रुक जाइए जरा, पहली वस्तु का क्या ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ही तो हानि होता है। तो मेरे ख्याल से दे रखा है क्या, पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का, अच्छा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर हमें पता है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य सातु कितना दे रखा है, 480 रुपए दे रखा है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 480 है, इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसका 120% निकाल लीजिए, ठीक है ना, 0 से 0 आपका कैंसिल, 48 की गुणा 12 से कर लीजिए, 48 की गुणा 12 से करते हैं, 8 दूना 16, 8 और 1 9 और सातों 48 आ जाएगा, 6 आ गया, 70 आ गया, 576 सातों यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। तो कुल मिला के पहली वस्तु जो होगी वो 576 रुपये में बेचेगी। अब पता क्या, देखिए, अरे भाई हानि निकालना है, तो हानि क्या होती है, कुल क्रय मूल्य कितना है, इनको जरा आप जोड़िए, कितना हो जाएगा सातों, 1080 हो जाएगा, ठीक है, 1080 हो गया आपका, है ना। विक्रय मूल्य को जोड़िए, टोटल विक्रय मूल्य को जोड़कर बताइए, 576 और 480 1056 हो जाएगा, 1056 हो गया। तो अगर लाभ होता तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते, हानि हुई है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो मैं कहूंगा 1080 में से 1056 को जब आप घटाओगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 की जो होगी वो हानि होगी। 24 ऑप्शन में है कहीं पर क्या, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, एक आध सवाल और बाकी है साथियों, एक ये सवाल बाकी है और उसके बाद एक ये सवाल बाकी है, 2 सवालों को और देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 410, 475, 525, 650 और 720 का औसत क्या होता है। औसत आपको पता होना चाहिए, औसत कोई भी संख्याएं अगर आपको दे रखी हैं और औसत आपसे पूछे तो उन सारी संख्याओं को क्या कर देना, उन सारी संख्याओं को सातों पहले तो जोड़ देना, ठीक है ना। उन सारी, मैं तो आपको करके बता रहा हूं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, आपको यहीं पर ही सातों क्या कर लेना है, यहीं पर ही जोड़ देना है। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग दे देना है। अब इसको प्लस कर लेना है, देखिए 0 0 5 5 10, 10 का आ गया 0, हाथ से लग गया 1 2 और 1 3, 8 9 10 10 17 17 18 18 का आपका आ गया, सब कुछ सही है। देखिए 410, 475, 525, 500, सॉरी ये 560 है, नहीं 650 से सही है साथियों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कुल मिला के यहाँ पर, फिर से कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 और आपका 5 हो गया 8, 8 और 10 10 17 18 18 का 8 आ गया, ठीक है ना। और एक लग जाएगा 7 और 1 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 19 19 23 23 24 25 26 27 27 आपका आ गया, है ना। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 से कट करते हैं साथियों, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, तो 556 आपका जवाब होगा। लेकिन 556 ऑप्शन में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ई ऑप्शन डालकर 556 साथियों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा वो गति है, वो भी गति है, मीटर प्रति सेकंड वो भी गति, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर अगर चल रहा है तो मीटर प्रति सेकंड कहेंगे, 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे। तो यहाँ पर 2 चालें आपको दे रखी है मेरे ख्याल से। एक, सोहन जो है ना ये 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाइक चला रहा है, तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये जो मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल दे रखी है, अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा ये दूरी है, सॉरी ये दूरी है ना, ये तो चाल है, ये दूरी है आपकी 540 किलोमीटर की दूरी है। देखिए अगर इस साथियों इस चाल को देखिए, क्योंकि दूरी आपको दे रखी है, क्या आपको दे रखी है, आपको दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 540 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। आपसे समय पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे समय पूछा जा रहा है, और आपके सामने चाल तो दे रखी है, लेकिन चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। तो अगर आप चाल को, इस मीटर प्रति सेकंड की चाल को कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपके पास दूरी हो जाएगी, चाल हो जाएगी, फिर समय निकालना तो बहुत आसान है। तो हमें पता है कि अगर मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो हमें हमेशा 5/18 से, सॉरी 18/5 से गुणा करानी होती है। क्या, 18/5 से। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमेशा 5/18 से आपको गुणा करानी पड़ेगी उसकी। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, यानी कि आपको चाल कितनी अब आ गई साथियों, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल यहाँ पर आ गई। तो अब तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए समय आपसे पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 540 की है, और समय कितना है, 90 है, सॉरी चाल कितनी है साथियों, 90 है। 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, यानी कि समय आपका जो निकलेगा वो 6 घंटे का समय निकलेगा। क्या 6 घंटे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।